जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त होंगे और आप अपनी 2027 की टॉपर की रणनीति में लगे हुए होंगे और आप अपने टॉपर की तैयारी के लिए जोरों और शोरों से मेहनत कर रहे होंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप भी कक्षा 10th में है ना, आप भी कक्षा 10th में इस बार गए हैं ना और 2027 में भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं कि कक्षा 10th के जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन और उसके उपयोग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि भारत संसाधन का उपयोग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताऊं कि भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का होने वाला है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ना, इसके बारे में बताने से पहले ये टॉपिक पर वीडियो बनाना इसलिए बहुत ही जरूरी था ना, क्योंकि मेरे सारे बच्चों का कहना था कि सर भारत और संसाधन एवं उपयोग हमें आज तक समझ नहीं आया, सर जियोग्राफी पे वीडियो बनाइए, सर जियोग्राफी पे वीडियो बनाइए। जितने सारे कमेंट है ना मेरे भाई, जियोग्राफी पे, इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए जियोग्राफी पे वीडियो लेकर आए हैं। तो इसको लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वादा करता हूं कि जियोग्राफी आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं, दिमाग में सेट करने वाले हैं मेरे भाई। आज का वीडियो देखने के बाद आप कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर को अपने माइंड में लेकर घूमिएगा। इस कहीं आप आज तक जहां जहां पढ़े होंगे ना, उससे बहुत ही बेहतर कंटेंट देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मात्र 2 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट रुकते हैं और 1 मिनट में आप लोगों को इस क्लास को बेहतरीन अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने साथियों के पास शेयर कर देना है, ताकि वो भी सारे बच्चे जुड़ सके। आपके शेयर करने से यदि किसी दूसरे का भला होता है तो आपको शेयर करने में क्या जाता है। तो मेरे साथी एक बार अपने इस क्लास को जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से अपने भाइयों, अपने दोस्तों के पास आसानी से शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। विद्यार्थी जी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम छात्रों को मिल सके, जिससे उनका ये लाभ हो, जिससे उनको आसानी से ज्योग्राफी कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन का उपयोग में कभी भी दिक्कत ना हो। मेरे भाई आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्या होगा, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्या है, भारत संसाधन और उसके उपयोग है बाबू। भारत संसाधन और उसके उपयोग कहने का मतलब है कि इंडियन रिसोर्स एंड यूज। क्या बाबू, इंडियन रिसोर्स एंड यूज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे भाई इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या बाबू, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, आखिरकार संसाधन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। संसाधन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बिन देरी करते हुए हम लोग जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, क्या बाबू, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, वही संसाधन है। जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करता है ना मेरे भाई, वही संसाधन। क्या, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव जितने भी सारे संसाधनों का यूज करता है, उपयोग करता है, वही संसाधन है। क्या बाबू, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव जितने सारे वस्तुओं का यूज करता है, वही संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है ना बाबू, इसको हम लोग देखने कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, उपयोगिता के आधार पर किया गया है, स्वामित्व के आधार पर किया गया है और आपके विकास के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार बांटा गया है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 प्रकार के संसाधनों में बांटा गया है। एक होता है जीव संसाधन, एक होता है अजीव संसाधन। जीव संसाधन कहने का सीधा सा मतलब यह है कि बायोटिक संसाधन। क्या बाबू, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स, अजीव संसाधन। जीव संसाधन, अजीव संसाधन। बाबू आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर आपको संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। मेरे भाई उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका जीव संसाधन और दूसरा होता है आपका अजीव संसाधन। अब हम लोग समझेंगे कि जीव संसाधन क्या होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जीव संसाधन क्या होता है। जीव संसाधन बताने से पहले यदि आप मेरी इस वीडियो तक यहां तक वॉच कर लिए ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को मिल सके जो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जियोग्राफी में संतुष्टि पाले। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जीव संसाधन क्या होता है। जीव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं ना जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन को जीव संसाधन कहते हैं। क्या मेरे भाई, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है ना मेरे भाई, उसे जीव संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बाबू, मनुष्य आता है। मनुष्य हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, अन्य प्राणी भी आ जाएगा, ठीक है बाबू। सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं बाबू। जीव संसाधन में सजीव के सारे लक्षण, वो सारे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं ना, वो जीव संसाधन के अंतर्गत आता है। मेरे भाई अगला आपसे बताऊं कि अगला होता है आपका अजीव संसाधन। क्या बाबू, अजीव संसाधन अर्थात अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स के बारे में आपको बताओ कि इसकी प्राप्ति जो होती है ना, वो निर्जीव वस्तु से होती है। किससे बाबू, निर्जीव वस्तु से। इसकी जो प्राप्ति होती है वो निर्जीव वस्तु से होती है। जैसे बाबू आपका चट्टान से हो जाएगा, खनिज से हो जाएगा और धातु हो जाएगी, ठीक है। अजीव संसाधन क्या होता है, अर्थात इसमें जीव नहीं पाया जाता है, इसमें जो होता है वो प्राण नहीं पाया जाता है, ये निर्जीव वस्तु होती है। बाबू दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से बाबू 2 भागों में बांटा गया। एक नवीकरणीय संसाधन होता है और एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। बाबू नवीकरणीय कहने का मतलब, नवीकरणीय अर्थात नया करी, नवीकरणीय अर्थात नया करी, नया करी नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय के कहने का अर्थात यही होता है कि वैसा संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, वैसा संसाधन जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या बाबू, वैसा संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहे ना, उसे नवीकरणीय
संसाधन कहते हैं। इसमें देखिए बाबू सौर ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा नहीं होगा। बाबू पवन ऊर्जा, हवा कभी खत्म होगा नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा कभी खत्म होगी नहीं होगी। तो ये आपके नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। मेरे भाई अगला मैं बताऊं कि अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिनको प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है बाबू, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय कहने का मतलब ये है कि वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से न होकर हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रिया के फल स्वरूप होता है ना बाबू, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसमें यह जटिल प्रक्रिया होती है। क्या बाबू? ये जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें लंबे समय के तत्पश्चात हमें संसाधन की प्राप्ति होती है। इसमें लंबे समय के तत्पश्चात हमें संसाधन की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत आपका आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई कि पेट्रोलियम की जितनी भी सारी वस्तुएं होती है, पेट्रोलियम से हमें जितनी भी सारी वस्तुएं प्राप्त होती है ना मेरे भाई, वही आपके अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग समझेंगे बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। इसका विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे भाई स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। वो कौन कौन से है बाबू? पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या बाबू? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब यह है कि ऐसा संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का दायित्व होता है, ऐसा संसाधन जिसपे किसी निजी व्यक्ति का दायित्व होना मेरे भाई, तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? तो खेती का जमीन आता है बाबू। अब खेती का जमीन ऐसा थोड़ा ना है कि किसी का भी है, कहीं फेंका गया आप जाइएगा जोत लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें उसका किसी निजी व्यक्ति का दायित्व होता है। तो बाबू खेती का जो इसमें आप खेत में फसल उगाते हैं, वो जमीन जो होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। आपका घर व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। आप जो वाहन खरीदे हैं ना मेरे भाई, वो भी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आया। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो बांटा गया, उसमें फर्स्ट बांटा गया व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसपे किसी निजी व्यक्ति का दायित्व होता है। क्या बाबू? जिसपे किसी निजी व्यक्ति का दायित्व होना, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत जमीन आएगा, आपका खेत का जमीन आएगा बाबू, घर आएगा, आपका वाहन आएगा, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। बाबू दूसरा होता है जो स्वामित्व के आधार पर बांटा जाता है, वो होता है आपका एक सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब ये है कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष समुदाय के लिए रखा गया है, वैसा संसाधन जो किसी विशेष समुदाय के लिए रखा गया है। जैसे चारागाह की भूमि आप जाइएगा तो ये सामुदायिक होता है, मतलब सभी के लिए होता है। वैसा संसाधन जिसका यूज सब कोई करेगा ना मेरे भाई, वो सामुदायिक संसाधन होते हैं। देखिए चारागाह की भूमि का कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा भूमि जिसमें बहुत सारी चारे हैं और बहुत सभी लोग अपने जितने भी पशु होते हैं उसको लेके जाके और वहां पे उसको चारे मतलब खिलाते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को स्वामी व्यक्तिगत संसाधन न करके सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मेरे भाई अगला होता है स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन होता है। राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ये है कि ऐसा संसाधन जिसपे राष्ट्र का हक होता है लेकिन उसका यूज आम जनता करता है। वैसा संसाधन जिसपे राष्ट्र का हक होता है और उसका यूज आम जनता करता है, तो इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बाबू राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आपका रेलवे आएगा, सड़क मार्ग आएगा, नदियां आएंगी और जंगल आएगा। बाबू जितने भी सारे रेलवे होते हैं वो सरकार के दायित्व में होते हैं, लेकिन उसका यूज कौन करता है? तो आम जनता करती है। सड़क होता है, सड़क सरकार के हाथ में होते हैं, सरकार के एकड़ में होते हैं और उसका यूज कौन करता है? आम जनता करता है। नदियां भी यूज सभी लोग करते हैं और जंगल का भी यूज करते हैं। ठीक है बाबू, जंगल में अभ्यारण्य वगैरह आ जाएगा, वन पार्क आ जाएगा, ये तरह तरह के तमाम आएंगे जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आपके आते हैं। बाबू एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ये है कि समुद्र तट के अंत में राष्ट्रीय जल स्रोत जो होता है बाबू, समुद्र तट से मतलब समुद्र तट के जितने भी माने देश हैं वो अपने आसपास के जितने भी संसाधन है, अर्थात 200 किलोमीटर लगभग जितने भी संसाधन है उसका यूज कर सकते हैं, वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा। बाबू वायुमंडल का यूज सभी कोई करता है, वायुमंडल में सारे लोगों का प्लेन उड़ता है, तो बाबू वायुमंडल कौन सा संसाधन है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब है कि सारे देशों का उस पे हक हो। बाबू अंटार्कटिका महाद्वीप हो सकता है, जल क्षेत्र हो सकता है बाबू। ठीक है, ये रहे आपके स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे कि विकास के आधार पर संसाधन को किस प्रकार बांटा गया है। मेरे भाई विकास के आधार पर भी संसाधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो संसाधन है वो संभाव्य संसाधन है। बाबू संभाव्य संसाधन कहने का अर्थ यही है कि ऐसा संसाधन जिसकी संभावना है कि वो प्राप्त हो सके। जैसे ऐसे संसाधन ना मेरे भाई कि उसकी संभावना है कि उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है जिसकी वजह से हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वैसा संसाधन जिससे संभावना है कि उसे प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है जिसकी वजह से हम उस संसाधन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस संसाधन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत मेरे भाई गुजरात तथा राजस्थान की में पाई जाने वाली पवन ऊर्जा है। गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा पाई जा रही है, लेकिन वो एक कैसा है कि संभावना है कि वहां पे पाई जाएगी और उसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए एक संसाधन होता है आपका विकास के आधार पर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या कहलाता है कि ऐसा संसाधन जो अभी विकसित है, जो अभी चल रहा है, जो मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी को विकसित संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत बांधों से उत्पन्न जल, कृषि की जा रही संसाधन है बाबू। बांध से जो उत्पन्न जल है ना, जिससे हम लोग कृषि कर रहे हैं ना, वो इसके अंतर्गत आएगा। बाबू अगला एक संसाधन होता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन कहने का मतलब यह है कि ऐसा संसाधन जो उपलब्ध है, जिसे भंडारित करके रखा गया है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भंडार संसाधन के अंतर्गत कौन से संसाधन आते हैं? तो यूरेनियम आते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, इसीलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है, इसको भंडारित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। बाबू सबसे लास्ट संसाधन होता है सिंचित कोष संसाधन। सिंचित कोष संसाधन कहने का मतलब यह है कि ऐसा संसाधन जिससे संरक्षित करके सुरक्षित करके रखा गया है। बाबू
इसको सुरक्षित करके रखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा हेतु खदान भंडार, जैसे कि कोई आपदा यदि आ रहा है ना तो उसमें इसका यूज करें। सुरक्षित संसाधन सिंचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसमें कोई भी आपदा यदि प्रकट हो रही है ना तो उसको उससे निकाल के यूज किया जा सके। भारत में गोलघर है जिसमें अनाजों को इकट्ठा किया जाता है भाई, तो उसका उपयोग यदि भारत में कोई भी महामारी चल रहा है, जैसे कोई भी मतलब कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे लोगों को भूखमरी से समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, तो उसमें से निकालकर और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बाबू ये क्या होता है, सिंचित कुछ संसाधन होता है। इसका उपयोग बाबू आवश्यक स्थिति में किया जाता है। क्या बाबू, आवश्यक स्थिति, ये इसका उपयोग सरकार कर सकती है बाबू। इसका उपयोग आवश्यक स्थिति जैसे बाढ़ सुखाड़ इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो बाबू ये रहे कुछ आपके संसाधन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत संसाधन उपयोग में इतने प्रश्न है, इसको हमने आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देके समझाया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या है। तो जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।